आज यानी कि 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की शुरुआत हो गई और इसका ये मतलब है कि आम बजट की जो घोषणाएं थी वो आज से लागू हो गई। इस वित्त वर्ष से कई अहम बदलाव हो रहे हैं जो कि टैक्स पेयर्स, सीनियर सिटीजन्स, उपभोक्ताओं पर सीधा असर डालने वाली हैं। तो सबसे बड़ा जो बदलाव है वो तो इनकम टैक्स में ही है, आयकर व्यवस्था में है। नई कर व्यवस्था लागू होने के साथ ही अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं वेतन भोगियों के लिए ये सीमा जो है 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ही 12,75,000 लाख रुपए हो जाएगी। तो आइए उन बदलावों के बारे में जान ले। नई कर व्यवस्था में नए स्लैब के तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेतन भोगी करदाताओं के लिए ये सीमा 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12,75,000 रुपए तक हो जाएगी। 12 लाख रुपए की सीमा के ऊपर की आय पर टैक्स का भुगतान करना होगा। सरकार ने नई कर व्यवस्था में आयकर कानून की धारा 87A के तहत छूट की सीमा को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया है और ये छूट सुनिश्चित करती है कि सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाई पर करदाता के ऊपर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनेगी। सरकार ने फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट आरडी से ब्याज कमाने वाले लोगों को भी बड़ी राहत दी है। 1 अप्रैल 2025 से ब्याज आय पर टीडीएस स्रोत पर कर कटौती छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर दोगुनी यानी कि 1 लाख रुपए कर दी गई है। यानी अगर कोई वरिष्ठ नागरिक एक फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट के रूप में 1 लाख रुपए तक कमा लेता है तो बैंक उस पर कोई टीडीएस नहीं काटेगी और इससे उन वरिष्ठ नागरिकों को काफी फायदा होगा जो ब्याज आय से अपना गुजारा करते हैं। सामान्य नागरिकों के लिए ये सीमा 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। यानी कि आज से सामान्य नागरिकों को भी एफडी और आरडी से ये वित्त वर्ष से 50,000 रुपए तक की ब्याज आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब बात कर लेते हैं मकान के किराए से होने वाली कमाई की। तो टीडीएस कटौती की सीमा को 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। यानी 50,000 रुपए महीने तक के किराए पर टीडीएस नहीं लगेगा। ये उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिनके पास दूसरा घर या प्रॉपर्टी है और उन्हें किराए से कमाई होती है। 6 लाख से ज्यादा का किराया होने पर टीडीएस आपको देना होगा। अब शेयर बाजार की बात कर ले तो शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को भी नए नियम में फायदा होगा। 1 अप्रैल से लाभांश से होने वाली कमाई पर टीडीएस छूट की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर दी गई है। यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर में शेयर्स और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के जरिए होने वाली 10,000 रुपए तक लाभांश आय पर टीडीएस नहीं कटेगा। प्रॉफिट पे टीडीएस नहीं लगने वाला। और एटीएम से अगर आप पैसे अक्सर विड्रॉ करते रहते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा अब ध्यान रखना होगा क्योंकि 1 मई से, आज से नहीं 1 मई से ठीक 1 महीने बाद ये महंगा होने वाला है। आरबीआई ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर एटीएम इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने को मंजूरी दे दी है और इस बदलाव से एटीएम का बार बार इस्तेमाल करने वाले ग्राहक प्रभावित होंगे क्योंकि शुल्क वृद्धि से निकासी लागत यानी कि विड्रॉवल की जो पेमेंट है वो बढ़ जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक 1 मई से ग्राहकों को मुफ्त निकासी सीमा के बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए 2 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। यानी हर नकद निकासी पर 21 रुपए की जगह अब 23 रुपए आपको देना होगा। दरअसल एटीएम से मुफ्त नकदी निकासी की एक सीमा तय है और मेट्रो शहरों में तो ग्राहक 1 महीने में अपने बैंक के एटीएम से 5 बार और दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार बिना किसी शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं और इसके बाद ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। कई बैंकों ने 1 अप्रैल से ही बचत और एफडी खाते में ब्याज दरों में बदलाव करने की घोषणा कर दी है। यानी कि सेविंग्स अकाउंट में भी ये बदल जाएगा। इसके मुताबिक खाते में जमा राशि के आधार पर ब्याज दरों का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि अगर खाते में बड़ी राशि रखने वाले ग्राहकों को अधिक ब्याज दिया जा सकता है और बैंकों में न्यूनतम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस के नियम और सख्त होने जा रहे हैं। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक समेत कई बैंकों के ग्राहकों को 1 अप्रैल से शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से अपने बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना पड़ सकता है और अगर ऐसा नहीं किया तो जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना राशि बैंक खाते की श्रेणी के हिसाब से अलग अलग होगी। बैंक ग्राहकों को शहरी इलाकों में 5,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 रुपए न्यूनतम बैलेंस रखना पड़ सकता है।
एसबीआई कार्ड्स ने 1 अप्रैल से कुछ लोकप्रिय क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स घटाने की घोषणा की है। सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड यूजर्स को स्विगी पर 10 गुना की जगह सिर्फ 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड पर पहले हर 100 रुपए खर्च करने पर 15 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, जो कि घटकर 5 रह जाएंगे। एयर इंडिया एसबीआई सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट 30 के बजाय सिर्फ 10 रह जाएंगे और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 31 मार्च 2025 से क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट्स भी बंद करने जा रहा है। उधर वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क यानी कि जीएसटीएन के व्यवसायियों के लिए ई इनवॉइसिंग प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। आज से 1 अप्रैल 2025 से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा और 100 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार वाले व्यवसायियों को इनवॉइस जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर ही इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ई इनवॉइस अपलोड करना होगा। अभी 30 दिवसीय प्रतिबंध सिर्फ 100 करोड़ या उससे अधिक वाले व्यवसायों पर लागू होता है। अगर कोई ई चालान 30 दिनों के भीतर अपलोड नहीं किया जाता है तो इसे आईआरपी की ओर से स्वचालित रूप से खारिज कर दिया जाएगा। अपडेटेड आयकर रिटर्न। अब आईटीआर भरने की समय सीमा बढ़ाकर 48 महीना या 4 साल कर दी गई है, जो कि अब तक 12 महीने थी। 12 महीने के भीतर अपडेटेड आईटीआर भरते हैं तो 25% अतिरिक्त टैक्स लगेगा। 24 महीने में रिटर्न भरने पर 50% कर चुकाना होगा और अगर करदाता 36 महीने के भीतर अपडेटेड आईटीआर दाखिल करता है तो उसे 60% अतिरिक्त कर देना होगा। 48 महीने के भीतर ये काम करने पर 70% टैक्स आपको देना होगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई लेन देन की सुरक्षा और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए भी कुछ नियम बदल दिए हैं। ये नियम आज से लागू हो रहे हैं। इसके मुताबिक अगर आप अपने मोबाइल नंबर का 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दूरसंचार कंपनी वो नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकती है। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर आपने पुराने मोबाइल नंबर से यूपीआई लिंक किया है और वो नंबर बंद हो गया तो आपकी यूपीआई आईडी भी काम नहीं करेगी, यानी कि आप यूपीआई सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इतनी सारी तब्दीलियां हो गई हैं नए वित्त वर्ष को लेकर और आपको इससे अपडेट रहना चाहिए और उसके मुताबिक ही अपने ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए और आगे की प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।